सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा इसका ब्राजील। तो अभी फीफा की 74वीं बैठक का आयोजन अभी थाईलैंड में हुआ और यहीं पे ये घोषणा की गई कि 2027 में जो 10वें नंबर के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन होगा उसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। और इसी के साथ साउथ अमेरिका में होने वाला ये पहला वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होगा, क्योंकि ब्राजील कहाँ पे रहे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहली बार कोई वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, ये इनका कहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्राजील इससे पहले एक तो 1950 और 2014 में मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है, लेकिन वुमेन्स की पहली बार करेगा। आपको याद है पिछले साल 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल आपको याद है पिछले साल 2023 में जो फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके, याद होगा आपको। और अगर बात करें पहली बार जो इसका संस्करण हुआ था वो कब हुआ था, वो 1991 में हुआ था, वो चाइना में हुआ था और उसको अमेरिका ने जीता था नॉर्वे को हरा करके। और अब जो 10वां संस्करण होगा 2027 में वो ब्राजील में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न आ रहा है कि अभी 2024 में ब्राजील किस समिट को होस्ट कर रहा है, यानी कि किसकी अध्यक्षता कर रहा है? बहुत सिंपल प्रश्न है और इसीलिए मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। किसी को हिंट चाहिए तो बस इतना बता दूं कि उसकी अध्यक्षता पिछले साल हमने ही की थी। अच्छा, इसी तरह से फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। एक तो आपको याद होगा अभी इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता मोहन बागान को हरा करके। और अभी संतोष ट्रॉफी 2023-24 का जो आयोजन हुआ था उसको जीता है सर्विसेज ने गोवा को हरा। अभी लास्ट ईयर 132वां डूरंड कप हुआ था, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट इसको कहा जाता है, इसको जीता मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हरा करके। अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ था, इसको भारत और बांग्लादेश ने जीता, संयुक्त रूप से दोनों को विजेता घोषित किया गया। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 को अभी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने जीता। और अभी मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप इसको जापान ने जीता उज्बेकिस्तान को हरा करके। वैसे आप जानते हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। बाकी अगर आपसे पूछे कि अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था, तो मैरी इयरअप्स को, ये इंग्लैंड की हैं। और अभी जो 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ था उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। अभी बैलन डी ओर का खिताब किसे मिला? पुरुषों में तो लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना से हैं, और वुमेन्स में एटना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की है। अच्छा, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाले जो हम पढ़ चुके हैं, जो कि इसका 22वां एडिशन था, जो कि कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कोट है लाइव, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। अब जो अगले वाले होंगे 23वां संस्करण वो 2026 में होगा, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। और याद रखना फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाला जो संस्करण है उसको होस्ट करेगा सऊदी अरब। और ये एक्स्ट्रा जानकारी और ले लो कि सऊदी अरब 2034 में 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट कर रहा है। बाकी पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है वो फीफा है। फीफा के स्टैटिक देखते हैं 1904 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। कुछ इसके कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रॉवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंट कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया, इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो याद रखना 11 प्लेयर होते हैं। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, अभी उन्होंने भी इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। पहली बार इस दिन को 1977 में मनाया गया था। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा एक विश्व विरासत दिवस भी होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वो भी 18 तारीख को ही मनाया जाता है, लेकिन वो मंथ होता है अप्रैल का, तो वो भी याद रखना इसी के साथ में। अच्छा, यहाँ पे पहले म्यूजियम से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, उनको मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसमें से बहुत से प्रश्न हो सकते हैं आपको याद भी हो और बहुत से नहीं भी हो, तो देखना मेरे साथ। अगर पूछे पहला ऑनसाइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा तमिलनाडु के थुथुकुडी के आदिच नल्लेर स्थान पे, पढ़ा था हम लोगों ने।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा, नई दिल्ली में, जिसका नाम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम रखने की घोषणा की गई है, अभी तो घोषणा हुई है। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। पूछे इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? तो आंसर होगा स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पे बनाएगी? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया था इंदौर में। और अगर पूछे कि भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। अच्छा, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? केरल के अल्लापूजा में। पूछे भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय, ये कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला है हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, हमने पढ़ा था अभी, मसूरी उत्तराखंड में, जिसका नाम किनके नाम पे रखा गया है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। किनके नाम पे? माउंट एवरेस्ट का नाम भी है। और अगर पूछे भारत के पहले खुले संग्रहालय आउटडोर म्यूजियम, जिसका नाम है शहीद पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और ये प्रश्न पिछले साल RAS प्री के एग्जाम में पूछा गया था, बताया था मैंने आपको। अगर पूछे देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय, जिसको नाम दिया था द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड, का उद्घाटन कहाँ पे किया था? अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। और अभी हमने पढ़ा था कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? ये 2024 में पढ़ा था, ये तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो आप देख सकते हो हमारा प्रश्न म्यूजियम पे, म्यूजियम में भी डे को हम पढ़ रहे थे, लेकिन म्यूजियम से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। लगभग 17 प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। तो अगर आप में से वीडियो कोई पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह से हम चीजों को रिवाइज करते हुए पढ़ते हैं, जिससे मैं आपको पुरानी चीजें भी भूलने नहीं देता, सब कुछ आपको यहीं पे याद करवा देता हूँ। अभी चिंता मत करो, मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दूंगा। आपको बताना है दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये कहाँ पे खुला है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। चलो अभी मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस तो होता ही है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस था। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया था। तो ये मई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। और इनका नाम ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं जब इनके नाम की घोषणा हुई थी कि ये बनेंगी, लेकिन अब ये बन गई है और नाम इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। आकाशवाणी, इसकी डायरेक्टर जनरल बन गई है अब कौन? मौसमी चक्रवर्ती। और देखो, इनके नाम को याद रखने की ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक बना लो। आकाशवाणी, तो आकाशवाणी कहाँ पे होती है? आकाश में होती है। और आकाशवाणी क्या होती है? आकाश से कैसी वाणी आती है? अब चलो यूं बताओ, नॉर्मल सी बात है, बिजली कड़कने की आवाज आती है। आकाश से और क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। जब बिजली कड़कती है तो वही आवाज आती है, और कोई वाणी आती है क्या? और बिजली कड़कती है उससे हम क्या समझते हैं? भैया मौसम बिगड़ने वाला है, चक्रवाती तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है। तो इस तरह से आप ट्रिक बना करके याद कर लोगे। आकाशवाणी की अभी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो मौसम बिगड़ने वाला है, चक्रवात आने वाला है, मौसमी चक्रवर्ती आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखो, कपिल सिब्बल हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी नए नौसेना प्रमुख बने थे, आर हरि कुमार की जगह आए थे। MV राव भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं प्रसार भारती बोर्ड के अभी चेयरमैन कौन बने? तो नवनीत सहगल बने थे। और अभी प्रसार भारती ने एक न्यूज शेयरिंग सर्विस को लॉन्च किया था, किस नाम से? PB शब्द नाम से। और इसका फुल फॉर्म भी दिया उन्होंने, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। तो ये भी ध्यान रखना बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं? तो आंसर होगा 2। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की। यंग यूनिवर्सिटीज से यहाँ पे मतलब हो गया कि इस रैंकिंग में उन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है जिन्हें अभी स्थापित हुए, जिन्हें अभी स्टेब्लिश्ड हुए 50 साल या उससे कम समय हुआ हो। ठीक है, और इसमें भारत की 2 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया। इसमें वैसे टोटल 670 यूनिवर्सिटीज को पूरे विश्व से शामिल किया गया, जिसमें भारत से 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी केरल में, और उसको इस लिस्ट में 81 नंबर पे रखा है। और दूसरी अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई की, जिसे 96 नंबर पे रखा है। टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, लगातार दूसरी बार इस लिस्ट में ये टॉप पर है। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा IIM अहमदाबाद। कौन सी रैंकिंग थी? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वैसे उसमें भारत की 64 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया था, लेकिन उन सब में टॉप पे IIM अहमदाबाद था, जिसको 410वीं रैंक मिली थी, और उसमें टॉप पे अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। और उससे पहले आपको याद होगा टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 आई थी, और उसमें कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे था? तो आंसर होगा IISc बंगलुरु। उसको भी जारी किया था, उस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को भी जारी किया था टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और उसमें भारत में टॉप पे IISc बंगलुरु था, और विश्व में वो 32वें स्थान पे था। और उसमें टॉप पे सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना का था। और उससे पहले ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2024 वाली ही है। एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भी आई थी, जिसमें कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे था? JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और पूरी लिस्ट में वो 20वें स्थान पे था। और अगर डेली आप हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये जो भी मैं आपको चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ ये आपको याद भी होंगी, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जिस तरह का प्रश्न होता है उसी प्रश्न से जोड़ करके जो भी प्रश्न अभी तक हमने पढ़ लिए हैं वो सारे आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप चीजों को लिंक कर पाते हो और कंफ्यूज नहीं होते हो कि यार अभी भी तो एक रैंकिंग पड़ी थी, अभी भी तो एक रैंकिंग पड़ी थी। वो सारी आपके सामने होती है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ये कहां पर है आप जानते हो? साउथ अमेरिका में है, और यहाँ पे पहले टोटल 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, पर 2011 तक वेनेजुएला के 5 ग्लेशियर पहले ही खत्म हो गए, केवल एक बचा हुआ था। उसे कहते हैं हेम्बोल्ट ग्लेशियर, जिसे आप ला कोरोना भी कहते हो, जिसे ला कोरोना भी कहा जाता है। पर अब ऐसा माना जा रहा है कि ये आखिरी बचा हुआ ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब अब इसे ग्लेशियर नहीं माना जाएगा, मतलब ग्लेशियर की जो डेफिनेशन होती है ये उसमें फिट नहीं बैठता, तो इसे ये ग्लेशियर नहीं मानेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो ये आप ध्यान रखना। और यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न बन गया, देखो मैंने आपको बता दिया हम्बोल्ट ग्लेशियर या फिर ला कोरोना ग्लेशियर ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा वेनेजुएला में। और साउथ अमेरिका में क्या मिलेगा आपको? एंडीज पर्वतमाला, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे विश्व में, कि आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगी। वेनेजुएला की बात करें तो ये रहा मैप में वेनेजुएला। कैपिटल कैराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर, प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो। और आपको याद होगा इसी साल दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति का निधन हुआ था, वो वेनेजुएला से ही थे, उनका नाम था जुआन विसेंट पेरेज। तो इतना ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा भूटान में। तो ये स्विमिंग पूल दुनिया में सबसे ऊंचाई पर खुलने वाला पहला प्रतियोगी स्विमिंग पूल है। प्रतियोगी स्विमिंग पूल यानी कि कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन होंगे, वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन होंगे। जो कहाँ पे खोला गया है याद रखना, भूटान में। 8200 फुट यानी कि 2400 मीटर की ऊंचाई पर इसे बनाया गया। बनाया किसने है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने। तो इसे वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में बनाया है। तो सिंपल सा याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ पे खुला है? भूटान में खुला है। किसने बनाया है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने बनाया है, जिसकी स्थापना होती है 1908 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है हुसैन अल मसल्लम, ये कुवैत से है। और भूटान से आपको याद आएगा अभी मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं ड्रक ग्यापो, और मोदी जी पहले विदेशी नेता बने थे ये सम्मान पाने वाले। तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे अभी मई 2024 में अफ्रीका पाक कला पर पहला शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा पेरिस में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट की, और इसका आयोजन पहली बार हुआ, पहला संस्करण था। कहां पे हुआ? पेरिस फ्रांस में। तो इस बैठक में हुआ क्या? तो यहाँ पे ये बताया गया कि अफ्रीका में 1 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी लकड़ी या चारकोल जैसे पारंपरिक ईंधन से खाना पकाते हैं, जिसके कारण आपको पता है धुआं होता है, और उस धुएं के कारण उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते कई बार मौतें तक हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, धुआं निकल रहा है। तो इसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया इस बैठक में, और सभी ने कहा कि भैया हम $2.2 बिलियन की फंडिंग देंगे ताकि लोगों को क्लीन कुकिंग के ऑप्शन उपलब्ध हो सके। ये इसमें बात कही गई, मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सारी 2024 वाली ही हैं और सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तो आपने पढ़ा होगा, ये वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हुआ था गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा कि जो भारत है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। इसका ये कौन सा संस्करण होगा? 46। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में हुआ, और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था नासिक में। और अभी ये भी याद रखना कि पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन ये भी हुआ गुवाहाटी में। ये 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, समिट्स है, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा सुल्ताना का सपना। अच्छा, आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक 2024 की 10वीं बैठक हुई थी मंगोलिया की कैपिटल उलानबटोर में, जहां पे भारत की 3 धरोहरों को शामिल किया गया था। ये हमने पढ़ा था। कौन कौन सी थी वो? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। इसके अलावा ये एक और उपन्यास है, इसको भी शामिल किया गया है, जिसका नाम है सुल्ताना का सपना। इसे किसने लिखा है? बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने। इन्होंने ये 1905 में लिखा था उपन्यास, जिसका नाम है सुल्ताना का सपना। और तब आप कह सकते हो कि ब्रिटिश भारत की ये बंगाली लेखिका थी। वर्तमान में वो एरिया बांग्लादेश में आता है। तो उस लिहाजा से ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है, तो ध्यान में रखना। हो सकता है बुक का नाम देकर के, उपन्यास का नाम देकर के लेखिका का नाम पूछ लें, किस तरह से भी प्रश्न फॉर्म हो सकता है। बाकी देखो, यूनेस्को की बात करें तो स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? 2 जनों को। एक का नाम है AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल, जो अभी सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं। वैसे आप जानते हो सीबीआई के जो मुख्य डायरेक्टर हैं, चीफ डायरेक्टर, वो कौन है? तो आंसर होगा प्रवीण सूद। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। और इसका मोटो क्या है? उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, डायरेक्टर है प्रवीण सूद। और अगर बात करें सीबीआई का जो फॉर्मेशन है, किसकी रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी की सिफारिश पे इसका निर्माण हुआ? तो आंसर होगा संथानम कमेटी। और इसी कमेटी से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था, अब वो आपके लिए होमवर्क प्रश्न के रूप में छोड़ रहा हूं मैं। जो शायद नए स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मैं बता चुका हूं कई बार। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है उत्तर, और जिनको आंसर नहीं आएगा वो आपका उत्तर देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो क्या प्रश्न है मेरा? संथानम कमेटी ने और किसके निर्माण की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन किया, या संथानम कमेटी की सिफारिश पे उसका निर्माण हुआ? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसका निर्माण हुआ? अच्छा, सीबीआई की ही बात कर ले तो अभी इसने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया था। और सीबीआई ने चाइल्ड अब्यूज मटेरियल यानी कि बाल शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ एक ऑपरेशन मेघ चक्र भी चलाया था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 6.9%। तो अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें क्या बताया गया, इसमें अलग अलग देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या रहने की संभावना है, इसमें ये बताया गया, अनुमान लगाया गया है। तो उसी तरह से वित्त वर्ष 2024 में भारत की इकोनॉमी 6.9% की दर से बढ़ने वाली है, ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशन ने। और आरबीआई ने क्या कहा था, आरबीआई ने कहा था कि 7% से बढ़ने वाली है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि साउथ एशिया में अगर बात करेंगे तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5.8% रहेगी और भारत में 6.9%। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, हेड है एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं और इसके पहले हेड कौन थे, ट्रिगवेली थे, वो नॉर्वे से थे। टोटल नंबर ऑफ सदस्य देशों की बात करेंगे 193 है और 193 नंबर का साउथ सूडान है। यहाँ पे भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज। देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 6 अंग हैं, सबके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, एक को छोड़ करके। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में और इसका एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन महासभा, जिसे आप बोलते हो, इसे मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं, जिसके भी 78वें सत्र के हेड हैं डेनिस फ्रांसिस। अब आपके लिए ये प्रश्न रहेगा कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया वैसे तो, और ये पिछले साल किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, पिछले साल या इस साल, ये मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन और मैं आज आपको बोलना भूल गया, प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना दोस्त। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बनाई जाती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलो भी 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा भी, तारकश एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये कहाँ पे, कोलकाता में। फिर पूछा भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए कपिल सिब्बल। फिर पूछा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया 17 मई को। फिर पूछा, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। फिर पूछा, पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया हेमंत खत्री को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की सीएमडी हैं। फिर पूछा, फतेह सेकंड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। फिर पूछा, अभी भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई, उलान बटोर में। फिर आपसे पूछा, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी, सेला सुरंग को। फिर आपसे पूछा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आखिरी प्रश्न था, प्रसिद्ध हिंदी और मराठी कथाकार मालती जोशी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था, तो आंसर होगा 2018 में। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।